BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा बच्चों 9वीं और 9वीं कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित भाग दूसरा, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे लेसन नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल, पांचवा पाठ चतुर्भुज, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे चतुर्भुज के प्रकार, फिर उसमें हम कुछ चतुर्भुज के गुणधर्म और अंत में एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज के प्रमेय पर चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो आज की हमारी चर्चा का प्रमुख विषय है, पहले हम जानेंगे चतुर्भुज का एक अर्थ, फिर उसके कुछ प्रकार और उसमें एक प्रकार समांतर चतुर्भुज, उसके कुछ गुणधर्म, कुछ प्रमेय पर चर्चा होगी। तो बच्चों 8वीं कक्षा तक आप लोगों ने बहुत सारी भूमितीय आकृतियों पर चर्चा की है ना। बिंदु रेखा, रेखाखंड, समांतर रेखा, त्रिभुज, वृत्त और चार भुजाओं की आकृति, चतुर्भुज, इस पर हमने चर्चा की है। तो सामान्य तौर पर आप चतुर्भुज का क्या अर्थ समझते हैं? अब ध्यान से देखिए, यह आकृति, यह दूसरी आकृति, यह तीसरी आकृति, 3 आकृति आपके सामने है। उसके नाम हम लिख देते हैं। अब इसमें से जो LMNO ये आकृति है वह चतुर्भुज नहीं है। उसके बाद एक आकृति जो है SPTQRT, यह भी चतुर्भुज नहीं है। और आकृति जो है ABCD, यह चतुर्भुज है। तो अब अंदाजा लगाइए या याद कीजिए कि क्यों ये दोनों जो नीचे और राइट साइड में है वो चतुर्भुज नहीं है, और जो लेफ्ट साइड में पहली आकृति है ऊपर वह चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में कैसी कौन सी बात होनी चाहिए जिससे कि वह चतुर्भुज कहलाएगा? सबसे पहले 4 भुजाएं होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं तो चारों आकृतियों में 4 भुजाएं हैं, बराबर है। जिसका मतलब और भी कुछ खास गुणधर्म होना चाहिए उसमें। बंद आकृति होनी चाहिए, मतलब वह उसके शीर्ष बिंदु से सारे भुजाएं, जो भी 2 भुजाएं हैं जहाँ पर मिलते हैं, वह शीर्ष बिंदु से जुड़ा होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो जो दूसरी आकृति है ऊपर राइट साइड में, वहाँ पर S और T अलग अलग बिंदु हैं, वो जुड़े नहीं हैं, बंद नहीं है, इसलिए ये आकृति तो कैंसिल हो गई कि यह चतुर्भुज नहीं है।
फिर भी आप देख रहे हैं कि नीचे वाली आकृति भी बंद आकृति है, फिर भी वो चतुर्भुज क्यों नहीं है? तो एक और गुणधर्म है जो कि भुजा यानी प्रत्येक भुजा की रेखा अर्थात उस भुजा को समाविष्ट करने वाली जो रेखा है उसका प्रत्येक बिंदु आकृति के बहिर्भाग में या भुजा पर होना चाहिए, न कि आकृति के अंतर्भाग में होना चाहिए। तो अंतर्भाग में नहीं होना चाहिए। तो कैसे? अब देखिए, आकृति जो नीचे बनी है उसकी भुजा NO को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, O के बाद कुछ बिंदु इस आकृति के अंतर्भाग में आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यह आकृति भी चतुर्भुज नहीं है। तो इसका मतलब केवल जो पहली आकृति ABCD है, इस तरह की आकृति ही चतुर्भुज होगी, जो कि 4 भुजाएं हैं, बंद है, और उसे किसी भी भुजा को आप बढ़ाएंगे तो वो उस आकृति के अंतभाग में या अंतर्भाग में उसका कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा। तो हमने चतुर्भुज जान लिया क्या होता है, और चतुर्भुज के कुछ भाग और उस भाग का आपस में क्या संबंध है वो देख लेते हैं। हमने जाना है इसको। अब माना यह चतुर्भुज ABCD है और इसमें हम देखते हैं कि 4 कोण होते हैं हर चतुर्भुज में और 4 भुजाएं होती हैं। उनके नाम इस तरह से हैं, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, भुजा AD। अब इसी आकृति को ध्यान में रखकर और आपके पूर्वगान को ध्यान में रखकर एक सारणी बनी है, उसको आप पूरा करेंगे, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 57 पर है। चलिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संलग्न भुजाओं की जोड़ियां। संलग्न मतलब एकदम लगी हुई, यानी पड़ोसी, बगल वाली। तो जैसे कि भुजा AB आप देख रहे हैं, उससे लगी हुई भुजा है BC, उससे लगी हुई भुजा AB से AD भी हो सकती है। तो AB और BC यह एक जोड़ी है। जोड़ी लिखना है मतलब 2-2 को लिखेंगे। तो AB और BC संलग्न है क्योंकि B उनमें कॉमन शीर्ष बिंदु है। उसी प्रकार BC और CD भी संलग्न है क्योंकि C जो है दोनों को जोड़ रहा है, संलग्न है। उसी प्रकार तीसरी संलग्न भुजा की जोड़ी और चौथी संलग्न भुजा की जोड़ी आप स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए अपने नोटबुक में। चलिए अब चलते हैं संलग्न कोणों की जोड़ियां। तो संलग्न कोण का मतलब वैसे कोण जिनमें एक भुजा कॉमन होगी या एकदम बगल बगल के कोण, जैसे कोण A आप देख रहे हैं और उससे सटा हुआ कोण बगल वाला B, उसमें भुजा AB दोनों में कॉमन है ना। ऐसे ही जोड़ी लिखनी है इसलिए हम 2-2 को ही लिखेंगे। A और B संलग्न कोण है। उसी प्रकार कोण B और कोण C भी संलग्न है। अब और इसके अलावा 2 जोड़ी कौन सी है, यह आप स्वयं लिखने का प्रयास करें। अब सम्मुख भुजाएं मतलब सामने की भुजा, सामने यानी आमने सामने की भुजा कौन सी है। सबसे पहले AB भुजा देखेंगे तो उसके ठीक सामने भुजा CD है, हमने लिख दिया। अब दूसरी कौन सी जोड़ी बची वो आप देखिए आकृति को और समझने का प्रयास कीजिए और लिखिए। अब सम्मुख कोण की जोड़ी मतलब आमने सामने के कोण की जोड़ियां, ऐसे कोण जो आमने सामने हो। तो कोण A देख रहे हैं ग्रीन कलर में, उसके ठीक सामने वायलेट कलर में कोण C है, इसलिए ये सम्मुख कोण की जोड़ी हो गई एक। दूसरी जोड़ी आप पहचान गए होंगे कौन सी है, फटाफट उसको नोट कर लेंगे। तो एक सामान्य जानकारी, चतुर्भुज की भुजाएं, चतुर्भुज के कोण, जिसे हमने अभी थोड़ा याद किया और ये आपके पाठ्यपुस्तक में भी पेज नंबर 57 पर
है। उसी प्रकार चतुर्भुज के कुछ प्रकार भी हमने कक्षा 8वीं में देखे हैं, उनके नाम को जान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज और पतंग। तो ये चतुर्भुज के कुछ प्रकार हैं। इनकी परिभाषा, इनके गुणधर्म को भी हम धीरे धीरे याद करेंगे। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। आकृति को ध्यान से देखिए। यह एक चतुर्भुज है, 4 शीर्ष बिंदु, इनकी सम्मुख भुजाओं को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो एक दूसरे के समांतर ही रहते हैं, मतलब प्रतिच्छेदित नहीं करते, नहीं काटते हैं। दूसरी सम्मुख भुजा की जोड़ी को भी अगर हम उसकी भुजा को बढ़ाते हैं तो भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, मतलब समांतर ही हैं। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, या जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ी समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अर्थ दोनों का एक ही है। इस समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं हैं। उसके कोण को अगर हम देखें, कोण बी को मापा 77, कोण डी को मापा जो कि उसका सम्मुख कोण है वह भी 77। उसी प्रकार दूसरे दोनों सम्मुख कोणों की जोड़ों को मापेंगे तो उन दोनों के माप समान मिलेंगे। अब भुजाओं को देखते हैं। यह एक भुजा 8.7 सेंटीमीटर, उसके सम्मुख भुजा भी 8.7 सेंटीमीटर। और जैसा कि मैंने कहा, अगर कोण को हम देखें सी तो वो 103 है, तो ए भी 103 ही होगा। तो हमने देखा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होते हैं। समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण, यानी मैंने बताया ना बगल बगल का पड़ोसी जिसमें एक भुजा कॉमन है, तो यहाँ पर बी और सी संलग्न है। मान लो एक उदाहरण, तो बी और सी के अगर माप को जोड़ते हैं 77 और 103 तो 180 आ जाएगा। सी और डी के माप को जोड़ते हैं तो भी 180, डी और ए के माप को जोड़ते हैं तो भी 180, और ए और बी को अगर जोड़ेंगे कोण को तो भी 180 अंश आएगा। मतलब समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं, उनका योग 180 अंश होता है। जैसा कि जानते हैं चतुर्भुज में 2 विकर्ण, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधे आधे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो ए ई और ई सी समान हो गया, उसी प्रकार बी ई और ई डी समान हो गया। हर विकर्ण 2 समान भागों में बढ़ता है दूसरे विकर्ण के कारण। दूसरी आकृति आयत, रेक्टेंगल। यह एक चतुर्भुज है, नाम दे दिया ABCD, और उसके कोण समकोण हैं सभी। तो सिंपल सी बात, कोई चतुर्भुज जिसके चारों कोण अगर समकोण हैं तो वह आयत होता है। तो आयत को समकोण चतुर्भुज भी कहते हैं, क्योंकि उसका एक खास गुणधर्म कि सभी कोण समकोण होते हैं। अब गुणधर्म क्या मिलेगा उसमें, इन आकृति की अगर सम्मुख भुजाओं को मापें, कुछ विशेषताएं हम देख रहे हैं अभी। सम्मुख भुजाओं को अगर मापते हैं यहाँ पर हम, तो देखने में पता चलता है कि सर्वांगसम है, लंबाइयाँ समान हैं।
तो आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम होती हैं। सम्मुख कोण तो सर्वांगसम है ही हैं, क्योंकि सभी समकोण हैं, 90 अंश के हैं। और विकर्ण भी ध्यान से देखेंगे तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और सर्वांगसम भी हैं। माप दोनों के समान है विकर्ण के। ये 11.4 है अगर, तो दूसरा विकर्ण AC भी 11.4 सेंटीमीटर है। तो आयत के विकर्ण सर्वांगसम भी हैं और एक दूसरे के समद्विभाजक भी है, जबकि समांतर चतुर्भुज में समद्विभाजक तो हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं होते हैं। तीसरी आकृति है समचतुर्भुज, रोम्बस, अर्थात वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों। मान लिया चतुर्भुज ABCD है, उसके चारों भुजा अगर समान है तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं सर्वांगसम हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। आप लंबाई माप कर देखेंगे तो चारों भुजाएं समान होंगी, तो वह समचतुर्भुज होगा। विकर्ण की बात करें तो समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और वह कोण भी समकोण बनाते हैं, मतलब लंब समद्विभाजक होते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण उनके सम्मुख कोणों को भी आधे आध में बांटते हैं, कोणों को भी समद्विभाजित कर देते हैं। अगला है वर्ग, स्क्वायर। आकृति हम देख रहे हैं ABCD है। इसके चारों कोण समकोण हो, वह तो आयत होता है। तो और खास बात क्या है, उसकी भुजाएं भी सर्वांगसम हों। कोण सर्वांगसम तो है ही है, भुजाएं भी अगर सर्वांगसम है, यानी समचतुर्भुज और आयत का जोड़ मिला जुला कर यह बना आकृति है वर्ग। तो वर्ग की सभी भुजाएं सर्वांगसम होते हैं, सभी कोण भी सर्वांगसम होते हैं। अगर यह इस तरह से होगा, मान लीजिए एक भुजा 5.5 है तो सभी भुजा उसी माप की लंबाई की होगी। और विकर्ण भी दोनों समान होंगे, चूंकि यह समचतुर्भुज का भी गुणधर्म लिए हुए है थोड़ा, तो इसके विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होंगे। समद्विभाजक तो है ही हैं, लंब भी हैं। विकर्ण की लंबाई भी समान और लंब भी हैं। तो वर्ग के विकर्ण सर्वांगसम तथा एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, मतलब वर्ग के विकर्ण के कारण उसके सम्मुख कोण जो कि समकोण होते हैं वह समद्विभाजित हो जाते हैं, यानी 45 अंश के बन जाते हैं। अगला है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। यह एक चतुर्भुज, इसमें क्या खास बात दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा तो लग रहा है बड़ा। नाम है WXYZ। इसमें हम देखते हैं कि जो भुजा WZ और XY है, अगर हम उसको बढ़ाते हैं उसकी रेखा को, तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जो जोड़ी है XW और ZY, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। आकृति से ही हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर परिभाषा हो गई कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की केवल एक जोड़ी, कितनी, केवल एक ही जोड़ी समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्योंकि एक जोड़ी समांतर है, इसलिए यहां पर संलग्न भुजाओं की 4 जोड़ी में से 2 जोड़ी संपूरक होगी। ये मिलाकर 180, उसी प्रकार W और X मिलाकर भी 180।
अर्थात समलंब चतुर्भुज के संलग्न कोणों की दो जोड़ी ही संपूरक होते हैं। अब हमने जो जानकारियां अभी हासिल की उसी पर आधारित आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 57 पर एक वृक्ष बना हुआ है चतुर्भुज के बारे में। क्या है वह, देखते हैं। मैं चतुर्भुज हूं, पेज 57। पहले हम जानकारी हासिल करेंगे इस बॉक्स के अंदर की। मेरी सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर हैं। बताइए कौन सा चतुर्भुज हुआ ये? दोनों जोड़ी समांतर चतुर्भुज। वेरी गुड। नीचे गुणधर्म देखिए तो मेरी सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम, ये तो पहला लिखा है उन्होंने। दूसरा है सम्मुख कोण कैसे होते हैं? सम्मुख कोण भी सर्वांग सम। और विकर्ण सर्वांग सम नहीं है, विकर्ण समद्विभाजक होते हैं समांतर चतुर्भुज के। ऐसे ही गुण पढ़कर हमें पहचानना है कि यह किस चतुर्भुज के बारे में कहा गया है। मेरे सभी कोण समकोण हैं। बताइए किसके बारे में कहा गया है? खास यह है आयत के बारे में। सभी कोण समकोण हैं और उसमें खास गुणधर्म क्या है? सम्मुख भुजा भी सर्वांग सम होती है, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। और विकर्ण भी समान होते हैं, इसमें सर्वांग सम होते हैं और समद्विभाजक भी होते हैं। तीसरी आकृति को पहचानने का प्रयास करेंगे। मेरी सभी भुजाओं की लंबाई समान है। केवल लंबाई कहा गया, कोण के बारे में नहीं कहा गया है। मतलब यह हुआ समचतुर्भुज। और उसके गुणधर्म क्या है? सम्मुख कोण समान होंगे यानी सर्वांग सम। और विकर्ण समान नहीं है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, मतलब लंब समद्विभाजक हैं। चौथा, मेरे सभी कोण तथा सभी भुजाएं समान हैं। अब यह क्या हो गया? वर्ग। और वर्ग के विकर्ण के बारे में कहा जाए तो विकर्ण सर्वांग सम भी होते हैं और लंब समद्विभाजक भी होते हैं एक दूसरे के। और एक आकृति नीचे है, पहचानना है हमें। मेरे सम्मुख भुजाओं की एक ही जोड़ी समांतर है। एक ही जोड़ी, याद कीजिए कौन सी आकृति थी वो? समलंब चतुर्भुज। याद आ गया ना? बहुत अच्छा। तो ये कुछ थे चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार, उनकी परिभाषा और उनके कुछ विशिष्ट गुणधर्म। चलिए, हमारा ये जो पाठ है इसके अंदर सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया गया है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है ये हमने जान लिया, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह है एक चतुर्भुज, नाम ABCD, और उसकी भुजा AB और DC को करीब लाएं तो भी हमें पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को काटने वाले नहीं हैं, समांतर जरूर है। तो यहाँ पर सम्मुख भुजा की एक जोड़ी समांतर, उसी प्रकार भुजा AB और DC समांतर है। दूसरी जोड़ी जो है AD और BC वह भी एक दूसरे के समांतर ही है। तो भुजा AD और भुजा BC भी समांतर है। और हमने जाना कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर हों या सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ी समांतर हों, उसे या उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, AB और DC समान दिखाई दे रहे हैं, दोनों की लंबाई। उसी प्रकार BC और AD ये लंबाई भी समान है। विकर्ण
एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, लेकिन उसके टुकड़े ए पी और पी सी दोनों समान हैं। उसी प्रकार डी पी और पी बी ये भी एक दूसरे को ढक लेते हैं, मतलब समान हैं। तो हमें कुछ विशेष गुणधर्म मिलते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसी से संबंधित 2 प्रमेय हैं आपके पाठ्य पुस्तक में। वहाँ स्पष्ट रूप से प्रमेय सिद्ध किया हुआ है, लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर मैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा। वह क्या गुणधर्म बताता है प्रमेय कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होते हैं। यह त्रिभुज बनाकर सिद्ध किया गया है। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो अपने आप यह प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। दूसरा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस गुणधर्म को सिद्ध किया गया है, वह एक प्रमेय बन गया है। पेज नंबर 61 पर है यह। इन्हीं प्रमेय गुणधर्म का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न संग्रह 5.1 पेज 62 पर हम चलेंगे। पहला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज WXYZ के विकर्ण बिंदु O में प्रतिच्छेदित करते हैं। कोण XYZ 135 अंश है। कोण XWZ बताना है। कोण YZW ज्ञात करना है। और यदि लेंथ OY = 5 सेंटीमीटर तो लेंथ YW कितना। तो हम एक आकृति द्वारा इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। पहले यह चतुर्भुज WXYZ है। मैंने नाम वहाँ W ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एक कोण पता है इसमें। XYZ 135 है, मतलब वह अधिक कोण है, तो इसलिए वह Y कोण को अधिक करने के लिए या दिखाने के लिए मैंने इस तरह से नामकरण किया है इसका। तो कोण Y 135 है और विकर्ण एक दूसरे को O में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं जैसा कि कहा गया है, जिसमें से कोण Y 135 है पहली जानकारी, और लेंथ OY 5 दिया गया है। पूछा क्या क्या गया है, Y 135 है तो W कितना और Z का मान कितना। और अगर OY 5 है तो WY यानी विकर्ण की लंबाई बतानी है कितनी होगी। तो हल शुरू करें। कैसे, समांतर चतुर्भुज WXYZ में, अब चूंकि हमने कह दिया ये समांतर चतुर्भुज है तो हमें जो कुछ भी लिखना होगा इसी समांतर चतुर्भुज के संदर्भ में ही लिखना होगा। पहले कोण XYZ और कोण XWZ ये समान होंगे। क्यों बताओ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। बिल्कुल, अब सम्मुख कोण होने के कारण दोनों समान है और XYZ 135 चूंकि दिया ही गया है तो XWZ भी कितना हो जाएगा, उसके बराबर 135 अंश का। तो पहला उत्तर तो हमें मिल गया। दूसरा, कोण XYZ 135 का ही है और संलग्न कोण उसका जो है YZW दोनों सम्मुख संलग्न है, इसलिए इनका योग कितना होगा, 180 अंश। तो कारण लिखेंगे संलग्न कोण समांतर चतुर्भुज के। अब XYZ का मान तो दिया ही गया है 135, तो हमें YZW का मान इस समीकरण को हल करके प्राप्त होगा। तो कोण YZW बराबर 180 माइनस ऋण 135 अंश और आएगा 45 डिग्री या 45 अंश YZW। तो इसलिए कोण YZW 45 अंश जो कि प्रश्न में पूछा भी गया है, तो हमें दूसरा उत्तर भी मिल गया। आगे बढ़ते हैं। विकर्ण YW या WY, चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो हर विकर्ण जो है उसके बीच वाले टुकड़े का दुगना होगा, यानी OY और OW का दुगना WY होगा।
इसलिए 2 गुणे OY समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, एक दूसरे के समद्विभाजक हैं। इसलिए विकर्ण WY बराबर 2 गुणे वह जो टुकड़ा है OY, और OY दिया गया है 5, इसलिए 2 गुणे 5 10 हो गया। इसलिए लेंथ WY कितना हुआ, जो कि विकर्ण है, वह हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हमें WY का मान भी मिल गया, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न था इसके अंतर्गत। दूसरा उदाहरण देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में आकृति बनी हुई है। कोण A दिया गया है 3x + 12, कोण B दिया गया है 2x - 32, x का मान बताना है और C और D का मान बताना है। तो A 3x + 12 दिया गया है और B जो है वो 2x - 32 दिया गया है। दोनों संलग्न कोण हैं समांतर चतुर्भुज के, ये ध्यान रखना है हमें। तो समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B संलग्न है, इसलिए इनका योग कितना होगा 180, क्योंकि संपूरक हैं। यह गुणधर्म है समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण का। अब कोण A दिया गया है 3x + 12, B दिया गया है 2x - 32, दोनों का योग 180 अंश है। अब इसको हम साधारण रूप से हल करेंगे कोष्टक तोड़ते हुए। इस तरह से सजातीय पदों को जोड़ेंगे 3x + 2x और 12 - 32 = 180। जोड़ देंगे सजातीय पद 3 और 2 5x, और 12 में से 32 घटाएंगे 12 - 32 तो -20 = 180। 5x बराबर समीकरण हल करेंगे तो 180 + 20 हो जाएगा। पक्षांतर होने से धन हो गया, तो हो गया 200। तो हमें मिला 5x = 200। अब हमें x का मान निकालना है, 5 से भाग देंगे या पक्षांतर करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 × 4 = 20 40। Therefore x = 40। x 40 मिला, यह प्रश्न में पूछा गया है। अब है हमें C और D का मान बताना। ध्यान दो, तो A और C समान है क्योंकि ये सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के। B और D समान होंगे क्योंकि ये भी सम्मुख कोण है। इसलिए कोण A और कोण C समान है, हमने लिख दिया। और वो कितने हैं, 3x + 2 दिया गया है, 3x + 12। A का मान पहले से दिया गया है तो C भी उतना ही होगा। x का मान हमने अभी ज्ञात किया 40, तो 3 × 40 हो गया x के बदले, + 12 हो गया 120 + 12, और जोड़ने पर आ गया 132। उसके बाद B और D समान है, चूंकि B का मान 2x - 32 दिया है, 2 × 40 ऋण 32, 80 ऋण 32 बराबर 48 डिग्री। अंश लिखना न भूलें। तो यह रहा दूसरे प्रश्न का हल। तो आकृति द्वारा और हमने जो गुणधर्म सीखा समझा, उसके द्वारा हमने इन 2 प्रश्नों को हल किया। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।